आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और सबसे पहले तारीख़ की बात करेंगे। वो एक तारीख़ थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। वो 1992 की तारीख़ भी थी और 1992 को एक रथ यात्रा भी चली थी। LK अडवाणी की सरबराही में वो रथ यात्रा चली थी और उस रथ यात्रा ने एक तारीख भी रकम की थी। कार सेवक आए थे, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था और उसी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के वाक़े के बाद हिंदुस्तान की तारीख में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। सेक्युलरिज्म से लेके हिंदुत्व के कई मैदान इस हिंदुस्तान में भी देखने मिले और कभी कभी सियासत के कई पायदान परवान भी चढ़ते गए। कुछ तारीख के पन्ने इस तरह से लिखे गए कि सरकारें भी बदली गई, लेकिन इस सारे के बीच में अदालतों में केस भी चलते रहे। और आज तारीख के उसी फैसले पर तारीख की नज़र भी थी और आज नज़र थी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मामले में। अयोध्या की CBI की अदालत में स्पेशल CBI कोर्ट पर सबकी नज़र थी, क्योंकि तब CBI ने इसकी तहकीकात की थी और CBI ने करीबन 49 अफराद को इस मामले में मुलजिम पाया गया था, लिखा था। और CBI ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में LK अडवाणी की तरफ भी उंगली उठाई थी, मुरली मनोहर जोशी का भी नाम लिया था, उमा भारती का भी नाम लिया था, तब उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह का नाम भी लिया था। तहकीकात बढ़ती गई और करीबन 32 साल बाद आज फैसला होना था और इसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के अक्सर शहरों में सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि मामला बाबरी मस्जिद का था तो सवाल सिक्योरिटी के भी उठ सकते थे। लेकिन इसी सिक्योरिटी इंतजामात के बीच में आज CBI की स्पेशल अदालत का फैसला भी सुनाया गया और स्पेशल अदालत ने सभी मुलजमान को, CBI की तरफ से नामजद किए गए मुलजमान को बाइज्जत बरी भी किया। 49 में से 17 मुलजिम पहले ही फौत हो चुके हैं, 32 अभी हयात में हैं और इन 32 के ख़िलाफ़ आज बाज़ाब्ता तौर पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने लिखा कि बाबरी मस्जिद का मामला डाया जाना कोई प्री प्लान मामला नहीं था। मुअज़्ज़ज़ जज ने अपने फ़ैसले में बताया कि मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिला है बाबरी मस्जिद को ढाने का। और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने लिखा है कि CBI ने जो ऑडियो पेश किया है उसकी एथेंटिसिटी नहीं हुई है। अपने फैसले में मुअज़्ज़ज़ अदालत लिखती है कि बाबरी मस्जिद को शरपसंदों ने गिराया है और इन लीडरान ने इसको बचाने की भरपूर कोशिश की है। जो 49 लीडरान नामजद हुए हैं उन्होंने इसको बचाने की भरपूर कोशिश की थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह भी लिखा कि मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी और दूसरे लीडरान समेत दूसरे लोगों की तकारीर का जो ऑडियो CBI ने पेश किया है वो वाज़ह नहीं है, वो ऑडियोबल नहीं है। और आपको याद बताते चलें एक बार फिर, उमा भारती, LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत कुल 49 मुलज़मीन के ख़िलाफ़ मुअज़्ज़ज़ CBI ने FIR दर्ज की थी। आज उस पे बाज़ाब्ता तौर पे मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला भी आया। जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए CBI द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहां कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने
किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। तारीख का एक वो वर्क जो तारीख में लिखा जाएगा और आज भी तारीख का एक और फैसला लिखा गया है और इसी फैसले के बाद अब क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या इसके खिलाफ पार्टीज ऊपर दूसरी अदालतों में जाएंगी यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन अब दूसरे मामलात पर भी चलते हैं और तारीख में जम्मू कश्मीर में भी कुछ वाक़ात ऐसे हैं जो तारीख ज़रूर हैं। अशमजीपोरा शोपियां का हालिया वाक़ा और राजौरी के 3 मासूमों का कत्ल अब साफ हो रहा है कि कहीं न कहीं वो मासूम थे, स्टेज मैनेज्ड एनकाउंटर था। और कल डीजी पुलिस ने भी बताया था कि मामले की तहकीकात फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं और अब ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन तीनों मारे गए लोगों के लवाकिन को चिट्ठी लिखी है, उनको समन भेजा है कि अब मैतें निकालने का वक्त आ चुका है। डीएनए सैंपलिंग हो चुकी है, सैंपल्स मिल चुके हैं और सैंपल्स रिश्तेदारों के डीएनए से भी मिल चुके हैं और अब बारामूला में दफन की गई मैतों को वहां से निकाले जाने का और अपने अपने इलाके में लेके सुपुर्द खाक करने का मामला है। और पुलिस ने इस सारे मामले में अब उनको भी लिखा है और ये भी बताया है कि इन मैतों को निकाल कर उनके इलाकों में उनको या वो जहां उसके लवाकिन चाहें उसे सुपुर्द खाक किया जा सकता है। ये शोपियां का वाक़ा और इस वाक़े में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहले पुलिस ने, फौज ने तब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हथियार दिखा के बताया था कि बड़ा इनकाउंटर हुआ, बड़ी कामयाबी मिली, 3 फॉरेन टेररिस्ट को मारा गया। ये तब फौज ने बताया था। पुलिस खामोश रही थी। पुलिस ने तब बताया था हम देर से इस इनकाउंटर में पहुंचे, हमारे पास कोई जानकारी, ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई और यही बताया गया कि ये कोई फॉरेन नहीं है, ये राजौरी के नौजवान हैं जो मजदूरी करने के लिए कश्मीर के शोपियां के इलाके में आए हुए थे और यहाँ पे स्टेज मैनेज्ड एनकाउंटर अब जिसे कहा जाता है। कल ही पुलिस ने 2 अफराद को, 2 जो कोलैबोरेटर्स थे उनको गिरफ्तार करके मुअज़्ज़ज़ अदालत में रिमांड पर भी लिया है और माना यही जा रहा है कि जहां पहले ही फौज ने अपनी तहकीकात में उस सारे मामले में ये भी बताया है कि एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, वहीं सीबीआई फौज की इंक्वायरी भी आखिरी मराहल में है और अब पुलिस के इस मामले से अब मामले में नया रुख भी जोर पकड़ता जा रहा है। इंसाफ के कहें तकाजे पूरे हो सकते हैं। ये कश्मीर के हालात की बात, लेकिन तारीख में 5 अगस्त की तारीख भी थी। 5 अगस्त की तारीख को जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करते हुए 2 यूटीज़ बनाई गई। लद्दाख की यूटी भी बनाई गई, कश्मीर जम्मू कश्मीर की भी यूटी बनाई गई और लद्दाख की यूटी में पहले तो लद्दाख में बड़ा जश्न भी मनाया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लद्दाख में लोगों में गम गुस्सा भी देखने को मिला। और ख़ास तौर पे पिछले 1 हफ्ते के दौरान जब वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे थे तो लद्दाख के लोगों ने डोमिसाइल से लेके दूसरे मामलात को लेके एक बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश भी की और माना जा रहा है कि लद्दाख के लोगों के सामने की तरफ से बनाया गया प्रेशर और उस पर मरकज़ी सरकार ने किसी हद तक भरोसा भी दिया है कि उनके सभी मामलात का ख्याल रखा जाएगा। और उसी मामलात के साथ जिस तरह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मरकज़ ने लद्दाख के लोगों के सामने सब कुछ यस में कर दिया है, तो कश्मीर के लोग भी अब उसी यस में हाँ से हाँ मिलाते हुए बता रहे हैं कि अगर लद्दाख में यस हो सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं। जहां कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ सियासतदान ये भी कहते हैं कि घड़ी की सुई वापस मोड़ी नहीं जाती है, लेकिन यहाँ कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि घड़ी की सुई वापस मोड़ी जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 35 से 370 को लेके इसी तरह का मामला अपनाने की पुरजोर वकालत करते हुए बता रही है कि कुछ किया जा सकता है अगर लोग मुत्तहिद हों। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन भी अब बता रहे हैं कि एक हो मुट्ठी तो लाख की। देखिए, जहाँ तक लद्दाखियों के यूनाइट होने का ताल्लुक है, ये अच्छी बात है। अब देखना ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी इसमें यूनाइट होके एक फ्रंट बनाएंगे और उसमें ये कहेंगे कि हमें दफ़ा 370 वापस दिया जाएगा और इसी तरह से हमें दफ़ा 370 के वापस लाने के लिए या 35 को रिवोक करने के लिए वापस लाने के लिए अगर वो भी उस पर मुत्तहिद होकर एक साथ ख्याल अपना इजहार करें
क्योंकि ये दफ़ा 370 ही है जो हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को देखा जाता है। जब आप इस रिश्ते को ही ख़त्म कर रहे हैं, दफ़ा 370 को वापस ले रहे हैं, रिश्ते को ही ख़त्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। एक मुट्ठी तो लाख की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन बता रहे हैं, वहाँ पीडीएफ भी यही बात अब बता रही है। वो पीडीएफ जो कल तक कुछ खामोश थी, कुछ इधर उधर करी थी, लेकिन अब वो भी गुपकार डिक्लेरेशन के साथ साथ एक होने की बात करी है। और हकीम मोहम्मद यासीन भी आज मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि हम एक होंगे तो कुछ हो सकता है, बिखरे रहेंगे तो बिखरा वजूद भी होगा। यह अच्छी बात है कि लद्दाख भी हमारी स्टेट का एक हिस्सा है, तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे थे, तो उन्होंने इस सिलसिले में सारे पार्टियाँ जो रिलीजियस और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुत्तहिद होकर मरकज़ी सरकार के साथ राबिता किया, होम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने हामी भर दी कुछ चीज़ों के बारे में। तो जिस तरह उन्होंने उनको मान लिया, इसी तरह हमें भी प्रेस करना चाहिए मरकज़ी सरकार को, ताकि यहाँ के लीडरशिप के साथ, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहे, ताकि हम भी अमन की तरफ एक कदम आगे बढ़ सके। हकीम मोहम्मद यासीन भी एक होने की बात करें, लेकिन सियासत में मुत्तहिद हो जाएं तो कुछ हो सकता है। लेकिन सियासत में यह भी कहा जाता है कि सियासतदान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अपने अपने मुफादात होते हैं। लेकिन अब की बार कहीं न कहीं लोगों का प्रेशर यहाँ के सियासतदान और सियासी जमातों पर असर डाल भी रहा है, और पीडीपी भी वही बोली बोल रही है जो दूसरी जमातें बोल रही हैं। हरबख्श सिंह पीडीपी के लीडर ये भी बता रहे हैं कि अब की बार कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हमें एक मिसाल देनी चाहिए, हमें एक मिलजुल के जो ये यूनिटी है ये दिखानी चाहिए। अगर लद्दाख के लोग यूनिटी करके अपने मुतालबे मनवा सकते हैं, तो जो हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं, जम्मू की पार्टियां हैं, जम्मू के लोग हैं, हम लोग भी अपनी यूनिटी दिखा के अपने सारे मुतालबात मनवा सकते हैं। ये उन सियासी जमातों की बात जो सियासत के मैदान में गुपकार डिक्लेरेशन पर बात करें, लेकिन अपनी पार्टी की आज श्रीनगर में मीटिंग भी हुई, और सईद अल्ताफ़ बुखारी की सरबराही में हुई इस मीटिंग के दौरान कई मामलात पर, ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात तो की गई, लेकिन 370 और 35 एक हवाले से इस मीटिंग के दौरान जिस भी लीडर ने तकरीर की, सबका यही कहना था कि लॉलीपॉप माजी में भी दिखाया गया, अब की बार भी दिखाया जा रहा है। और श्रीनगर में आज हुई मीटिंग के दौरान अक्सर लीडरान ने आवाम को होश नाखून लेने का मशवरा देते हुए बताया कि आगे देखें कौन सी पार्टी उनके लिए बात करती है, कौन सी पार्टी ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करती है। क्योंकि आज की तकारीर में माजी का हवाला देते हुए बताया गया कि अपने दिन की दुकान बनाने के लिए सभी लीडरान ने कश्मीर के कवानीन को रोंदा, कश्मीर के हालात को रोंदा। और चलिए अब नाज़रीन दूर दराज के इलाकों का रुख भी करते हैं। करना वादी का वो इलाका है जो लगभग साल के 6 महीने दुनिया से कटा रहता है। अब मौसम बदलने वाला है, सरमा आने वाला है, और करना के लोगों को, टंगडार, टीटवाल और दूसरे इलाके के लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान होगा। बिजली तो जाएगी नहीं वहाँ पे, और उसके साथ साथ ज़मीनी रास्ते पे बर्फ़ पड़ेगी, तो बर्फ़ के बाद पूरा ज़मीनी रास्ता कट होकर रह जाएगा। और इन्हीं सभी चीज़ों का जायज़ा लेने के रियासती एलजी के वज़ीर फ़ारूक अहमद ख़ान ने टंगडार का 2 रोज़ा दौरा भी किया। टंगडार के मुख्तलिफ इलाकों और गाँव में जाकर आवाम की बुनियादी सहूलियात का जायज़ा लिया, अवामी मीटिंगों का सिलसिला भी जारी रखा, भरोसा भी दिलाया, और ये भी बताया कि टनल जो आवाम की वहाँ की एक दरीना मांग है, उस टनल के हवाले से भी बात की जाएगी। और उसके साथ साथ इस सरमा में गवर्नर इंतज़ामिया उन्हें कोई तकलीफ होने भी नहीं देगी। यूटी में जन अभियान का एक सिलसिला शुरू हुआ है, और उसी सिलसिले में योम ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है, तो उसका नाज़रीन अब हम जन अभियान की बात भी करेंगे। जन अभियान सरकार का एक अभियान, लेकिन उससे पहले एक खसूसी बात जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। अब की बार कश्मीर में मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ा सा रहा, हालात की मार भी रही। कोविड से पहले सियासी हालात और कोविड के बाद लोगों का आना जाना बंद, और जब कोविड में किसी तक सुधार दिखाई दिया तो कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता हर शख्स इन दिनों यही रो रहा है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उनका माल जो भेजा जा रहा है उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं, और जब तक वो मंडियों में पहुंचेगा तब तक वो माल सड़ जाता है। ये वो माल जो श्रीनगर की मंडियों में पहुंचाया जाता है,
लेकिन अब की बार जो सेबों का हाल है, जो बागात में अभी दरख्तों के साथ लगे हुए सेब हैं, उनका हाल उजार देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कुछ तो है जो सब आफत आई हुई है। अब की बार 90% बागात में मेवा स्केब की बीमारी का शिकार है। समझ किसी की नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसान बागबान कहता है कि हमने दवाई तो छिड़की है, ऐसा हुआ नहीं, होना नहीं चाहिएगा। और कई जगहों पे किसान की ये भी शिकायत है कि दवाई छिड़कने के बावजूद भी बागात में सेब को स्केब की बीमारी होना कोई साजिश तो नहीं। ये साजिश नहीं या कुछ और है, ये लोगों का इल्ज़ाम। और हमने मुतलका हुकाम जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके अफसरान से बात की, उनसे जाना कि आखिर वजह क्या है। और अक्सर जगहों पर उनका जवाब यही आता है कि शायद इस किसान ने, इस बाग मालिक ने सही दवाई सही वक्त पे नहीं छिड़की है। ज़रा उनकी सुने पहले। मेरा नाम आरिफ सुल्तान है, मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में। और मेरा जो अभी काम है ये कश्मीर पे ही है। मैं अभी क्लाइमेट चेंज और एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे एपोलॉजी फार्मिंग पे। तो अभी मैं जो अभी फील्ड किया हूँ, अभी सोपोर गया हूँ, बारामूला में पट्टन में मैंने फील्ड किया है। तो जो भी फार्मर्स की इश्यूज़ है तो वो मैंने देखी यहाँ पे। जो फार्मर्स की इस साल के इश्यूज़ हैं तो वो बोल रहे हैं कि मीन्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे जो हेल्थ स्टॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि ये अनसर्टन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनका। और इस साल जो सबसे बड़ी शिकायत जो आ रही है कि मीन्स हम इस बार जो पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो पेस्टिसाइड्स, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आया है कि स्केब के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ मीन्स पेस्टिसाइड्स के बारे में बोल रहे हैं कि मीन्स पेस्टिसाइड्स का जो फॉल्टी पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। और प्रॉपर जो ट्रेनिंग जो फार्मर्स को, वो बोल रहे हैं कि जो हार्टिकल्चर स्टेक होल्डर्स हैं जो ये मीन्स इस सब का देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि मीन्स प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है इनके पास। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी महकमों के ओहदेदार अपना पल्ला झाड़ते हुए बता रहे हैं कि शायद किसान ने वक्त पे दवाई नहीं छिड़की है। माना किसान ने गलत किया, सही वक्त पे दवाई नहीं छिड़की, लेकिन जिस जगह पे ये इंटरव्यू दिया जा रहा है, जिस बगीचे में ये इंटरव्यू और हमारा रिपोर्टर गए हुए, ये सरकार का ही बाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ये बगीचा है। और इस बगीचे में हर सेब को स्कैब लगी हुई है। माना किसान ने सही वक्त पे दवाई नहीं छिड़की, तो क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी खुद अपनी बागात को दवाई नहीं वक्त पे छिड़की है जो सेबों का ये हाल है? कहीं कोई बात तो नहीं, कहीं कोई साजिश तो नहीं, कोई नकली दवा यहाँ तो नहीं पहुँचाई गई है। जो दवाई तो छिड़की गई लेकिन वो दवाई नहीं, पानी था। क्यों कश्मीर में आम इंसानों की दवाई पर शक शुबात अक्सर होते रहते हैं। जेनरिक से लेके फ्रॉड दवाइयों का यहाँ सिलसिला पुराना है। और अब बागात की दवाई में भी कोई फ्रॉड तो नहीं है। कभी कहा जाता है कश्मीर में बड़ी सेब की दवाई भी फ्रॉड निकली थी, अब की बार भी कुछ ऐसा तो नहीं है। ये वो सवाल जो इंतज़ामिया से पूछा जा सकता है, जिसके लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्राइम ब्रांच अगर इसकी तहकीकात करे जड़ तक पहुंचा जा सकता है। तहकीकात करे क्राइम ब्रांच तो बात निकल सकती है, लेकिन बात आज दिवस की थी और ब्लॉक दिवस के तहत आज रियासत का जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज सरकार घर तक पहुंची हुई थी। हर जगह पे मेला जैसा लगा हुआ था। इंतजामिया थी, कहीं तहसीलदार था, कहीं पटवारी था, कहीं डीसी था, तो कहीं इलाके का जवलदार था। हर जगह पहुंच के आवाम को भरोसा दिलाया जा रहा था। बदरवा दूर दराज का इलाका, वहां पे भी जन अभियान था और इस जन अभियान के दौरान आवाम के मामलात भी उठाए गए, मसाइल पर भी बात की गई। जन अभियान पट्टन बारामूला में भी था और पट्टन के नज़दीकी इलाका फतेहगढ़ में भी जन अभियान का आज का दिन था। अवामी दरबार के दौरान अवाम के मसाइल सुने गए, सुलझाने की बात की गई और 2 अक्टूबर के हवाले से भी बताया गया तब से बड़ा पहलू शुरू होगा ये बताया जा रहा था। कुपवाड़ा में भी ब्लॉक दिवस मनाया गया और ब्लॉक दिवस राजौरी के नौशहरा के इलाके में भी मनाया गया, जहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर खुद अपना दरबार लगाए हुए आवाम के साथ राब्ते में थे। और सुंबल के बाद इलाके में भी जन अभियान के साथ साथ पंचायत और ब्लॉक से वाबस्ता मेंबरान नारेबाजी करे थे। वो ब्लॉक दिवस नहीं मना रहे थे, उनका रोना कुछ और था। कहते थे सरकार ने बताया था कि 10 लाख रुपए पहले रिलीज किया जाएगा, वो 10 लाख कहाँ है ताकि इलाके के पुराने कामों का मुकम्मल किया जा सके। और इसी चीज़ को लेकर सुंबल बांडीपोरा में जन अभियान से पहले जनाजन किया जा रहा था। आज हम आज जो बैक पेज 3rd आया उसमें 10 लाख रुपए आए थे,
तो बहुत जगह यहाँ पे ACD साहब डी साहब ने रिबन काटे हैं, काम स्टार्ट हुए, 80% काम कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर निकला है कि ई टेंडरिंग। अगर आपको ई टेंडरिंग करनी थी तो पहले हमसे काम क्यों करवाए और रिबन क्यों कटवाए, और काम अभी आप देखें ग्राउंड पे किए हैं। तो आज हम सारे सरपंच यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो हमारी बात सुने। हम इसके खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हम तब तक एहतिजाज पे बैठेंगे जब तक ई टेंडरिंग वापस ना हो, और जैसे पहले चल रहा वैसे। सुंबल बांडीपोरा में एहतजाज था तो सुरनकोट के राजौरी के सुरनकोट के इलाके में भी पंचायत और BDC के मेंबरान सरापा एहतजाज बने हुए थे। पुरानी कहानी, पिछले काम नहीं हुए हैं, अब की बार क्या होगी, इसी को लेके आज एहतजाज कर रहे थे। एक तरफ आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप उनके हकूक को जो है उनके गलों को काटते हो। दूसरी तरफ आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने बैक टू विलेज फर्स्ट किया, आपकी क्या पोजीशन रही? 1 रुपया ग्रास रूट के ऊपर नहीं लगा और ना ही वहां पर वो पैसा दिया गया। बैक टू विलेज में हमने लाखों करोड़ों रुपए की प्लानिंग करके दी जो इनके गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदे चलाए हुए थे। ग्रास रूट पर हमें मुश्किलात जो थी, हमने प्लान सबमिट करवाए, आज 2 साल गुजर गए, उन प्लान्स का क्या हुआ? अब तीसरा ड्रामा इन्होंने थर्ड बैक टू विलेज किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें प्लानिंग ग्रास रूट की होनी चाहिए, मेंबर सरपंच की, और ये हमें पूछते हैं कि जनाब एक काम आप दे दें, आप 2 काम पंचायत की तरफ से दे दें, आप जनाब रोड रखें। मैं पूछना ये चाहता हूं कि अगर आप इंस्टीट्यूशन जो हमारा पंचायती राज है उसको मजबूत करते हो तो प्लानिंग सरपंचीज और पंचीज को दी जाए, पंचायत को दी जाए, ताकि जहां पर जिस वार्ड में परेशानी है हम वो काम रख सकें। तो चलिए नाज़रीन, ये हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन सरकार तक चलते चलते बताते चलें, कोविड के दौरान आपने प्राइवेट गाड़ियों का, जो गाड़ियां शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, किराया डबल तो कर दिया है, लेकिन कोविड के जो SOPs है उनके ख्याल रखने के लिए क्या कोई ज़मीन पे अमला मौजूद है? कहीं किसी गाड़ी को, किसी सोमो को, किसी बस को रोका जाता है, उससे पूछा जा सकता है कि ओवरलोड क्यों बढ़ा है, अगर किराया डबल लिया है तो ओवरलोड क्यों, और साथ साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जहाँ सरकार ने किराया 10 रुपये को 15 रुपये किया है, वहीं 30 रुपये जो लिया जाता है, इसका चेक कौन करेगा, यहाँ मॉनिटर कौन करेगा? कहा जाता है कि कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, शायद आज भी वही मामला है। LG की सरकार, LG का मामला होते हुए भी जो LG भरोसा दिए हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन ग्राउंड सतह पर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। लोग यही इल्ज़ाम दे रहे हैं और सबसे पहले ट्रैफिक निज़ाम पर भी सवाल उठाते हुए बता रहे हैं कि कहाँ है अकाउंटेबिलिटी, कहाँ हैं वो लोग जो ज़मीन पर खड़ा रह के ज़मीनी हालात को देखें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ ही बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ, मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।